नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा आरजेसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करेंगे जेट 2025 जो कि 29 जून को परीक्षा संपन्न हुई है, उसके बायोलॉजी सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में उसका सॉल्यूशन आपके सामने देने जा रहे हैं। बच्चों, पेपर बड़ा ही सटीक था, पेपर बहुत ही अच्छा था, पेपर बहुत ही बैलेंस पेपर था। अब इसमें कैसे कैसे प्रश्न आए थे, उनका सही उत्तर क्या होगा, मैं आपके सामने ने क्या है कि उनके उत्तर देने की कोशिश करता हूं ताकि आप अपने परीक्षा में किस प्रकार से आपकी मार्किंग आ रही है आप उसको आसानी से जज कर सकें, टैली कर सकें। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न हमारे सामने जो आया है कुछ इस प्रकार से आया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा किसके उदाहरण है। क्या कहा उसने? वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगैरा किसके उदाहरण है। आप सबको पता होना चाहिए कि सब वॉल्वॉक्स है, स्पाइरोगैरा है, यूलोथ्रिक्स है, ये सारी हरी शैवालें होती हैं। इसका मतलब क्या है, ये एक एल्गी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। आंसर क्या जाएगा इसका बेटा? एल्गी। और एल्गी क्या होता है? शैवाल। क्या कहते हैं इसको? शैवाल बोलते हैं। इसका तो ये क्या है? शैवालें हैं। इसके बाद हम बात करें भ्रूण कोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाता है। बच्चों, इसके बारे में जरा समझना, ये प्लांट एम्ब्रियोलॉजी से रिलेटेड था, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न है कि भ्रूण कोश में, भ्रूण कोश होता है एम्ब्रियोसेक में, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो भ्रूण कोश में ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी का मतलब क्या है, कुछ इस प्रकार से बात करें। ये एम्ब्रियोसेक है। एम्ब्रियोसेक 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना होती है। इस 7 कोश की 8 केंद्र की संरचना में क्या होता है कि माइक्रोपाइल की तरफ 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनमें निचली 2 कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? इन्हें कहते हैं सिनर्जिड सेल। क्या कहते हैं इसको बेटा? सिनर्जिड सेल कहते हैं। जबकि ये तीसरी सेल क्या कहलाती है? एग सेल कहलाती है। बीच वाली जो सेल होती है कहलाती है सेंट्रल सेल। सेंट्रल सेल होगी। और ये जो एंटीपोडल सेल के रूप में जानी जाती हैं। क्या ये? एंटीपोडल सेल। अब जैसे इन्हें क्या है कि 2 नरयुग्मक इस सेंट्रल सेल में पहुंचे किसी भी एक सिनर्जिड की सहायता से, तो इनमें क्या होता है बच्चों, इनके अंदर ये एक नरयुग्मक तो क्या करता है, इस सेंट्रल सेल के साथ फ्यूज हो जाता है। इसे कहते हैं त्रिसंलयन। क्या कहते हैं इसको? त्रिसंलयन कहते हैं। और इसका उत्पाद क्या होता है? पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। जबकि दूसरा नरयुग्मक क्या करता है, ये इस अंड कोशिका के साथ जुड़ता है और इस घटना को क्या कहते हैं? सिनगेमी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिनगेमी। अब आपको यहां पर उसने क्या कहा? ट्रिपल फ्यूजन, त्रिसंलयन और सिनगेमी को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो बच्चों ध्यान रखना कि इस ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी को सम्मिलित रूप से डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको? द्विनिषेचन कहते हैं। और आपको सबको पता होना चाहिए कि सब ये द्विनिषेचन आवृत बीजी पादपों का एक विशेष गुण होता है। फिर कह रहा है फूलों का नर जनन भाग कहलाता है। एक प्रारूपिक पुष्प की बात करें तो प्रारूपिक पुष्प में नर जनन जो भाग होता है उसे कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं बच्चों? एंड्रोसियम। पुमंग कहते हैं। और पुमंग की एकल इकाई क्या कहलाती है? स्टेमन कहलाती है या पुंकेसर कहलाती है। इसका मतलब क्या है? पुंकेसर एक एकल इकाई होती है किसकी? एंड्रोसियम की। इसलिए सही देखेंगे स्टेमन, थैलेमस, पिस्टिल, कैलिक्स। कैलिक्स तो क्या होता है बेटा? कैलिक्स होता है बाह्यदल पुंज। इसके बाद पिस्टिल की बात करें, पिस्टिल होता है, इसे कहते हैं स्त्री केसर, ये मादा जनन संरचना का भाग है। थैलेमस इसे कहते हैं पुष्पासन, ये एक रूपांतरित प्ररोह वाला भाग होता है। इसलिए सही उत्तर क्या होगा? स्टेमन या पुंकेसर इसका सही उत्तर हो सकता है। अगली बात करें कि पुष्पों में क्लिस्टोगेमी बढ़ावा देती है। बच्चों, क्लिस्टोगेमी किसे कहते हैं? कुछ पुष्प ऐसे होते हैं, देखिए आपके सामने मैं 2 पुष्पों के बारे में कल्पना कर रहा हूं। एक पुष्प तो आपके सामने इस तरीके से दिखा रहा हूं। आप मान लीजिए ये कोई पुष्प का पुष्पवृंत और पुष्प का पुष्पासन दिखा रखा, दोनों की बात कर लेते हैं। इसमें ये बाह्य दलपुंज है, सेम एज इट इज इसमें भी क्या है? ये बाह्य दलपुंज है। ये दलपुंज है इस तरीके से, और इसमें भी क्या है? ये दलपुंज इस तरीके से। अब इसमें क्या होगा? ये नरजनन संरचना वाला भाग हो गया और इसमें ये क्या हो गया? ये मादा जनन संरचना वाला भाग हो गया। अब आप देखो 2 प्रकार की कंडीशन आपके सामने दिखाई दे रही है। क्या? एक कंडीशन वो है जिसमें ये पुष्प कैसा दिख रहा है बेटा? पुष्प इसमें बंद प्रकार का दिखाई दे रहा है, और एक में पुष्प कैसा है? खुले प्रकार का दिखाई देता है। अगर ये पुष्प बंद प्रकार का है इसे कहते हैं क्लिस्टोगेमी। ये क्या है बच्चों? ये शब्द आया क्लिस्टोगेमी। और आपको पता है कि बंद प्रकार की व्यवस्था के कारण इस पुष्प के पुंकेसर
किसकी बात करें बेटा? पुंकेसर में उपस्थित जो एंथर वाला भाग होता है, परागकोश का भाग होता है, इस परागकोश में जो परागकण पाए जाते हैं इसी पुष्प की स्टिग्मा पर गिर जाते हैं, और स्टिग्मा पर गिरने की क्रिया क्या कहलाती है? सेम पुष्प के परागकण उसी पुष्प की स्टिग्मा पर गिरते हैं, इसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण। अगर पुष्प खुला होगा तो बाहर वाला परागकण आ सकता है, इस घटना को क्या कहते हैं अपन लोग? इसे अपन कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पुष्प खुला होना चाहिए और सेल्फ पॉलिनेशन के लिए पुष्प कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। इसका मतलब क्लिस्टोगेमी बंद व्यवस्था किसके लिए होती है? स्वपरागण के लिए उत्तरदायी व्यवस्था होगी। ठीक है, तो फोर्थ का उत्तर क्या हो जाएगा बेटा? फोर्थ का उत्तर बी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 5 को देखें। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि उपापचय मार्ग जो ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलता है, किस में बदलता है बेटा? ये ग्लूकोज की बात करें, ग्लूकोज को किस में बदला गया? पाइरुविक एसिड में, पाइरुविक एसिड में बदला गया था। और ग्लूकोज को पाइरुविक एसिड में बदलना या पाइरुविक एसिड को पाइरुवेट भी कहते हैं, इस घटना को क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसकी खोज एम्बेडन मेयर ऑफ पेरनोस ने की थी, इसलिए इसे EMP पथ के नाम से भी जाना जाता है। तो देखो सीधी सी बात है कि उपापचय मार्ग जो ग्लूकोज को पाइरुवेट में बदलता है क्या कहलाता है? हिल प्रतिक्रिया कहलाती है। हिल अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण में आती है, यहां नहीं है। फास्फोराइलेशन, ग्लाइकोलाइसिस, प्लाज्मोलिसिस, आंसर सही क्या आ जाएगा बेटा? ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है कि गेहूं का मोलिया रोग किसके कारण होता है? गेहूं का मोलिया रोग की बात करें तो मोलिया रोग की बात करें तो मोलिया रोग में आपको कह रहा है सफेद मक्खी, घोंघा, स्लिक, निमेटोड्स। तो आपको ध्यान रखना है कि जो गेहूं का मोलिया रोग होता है ये एंग्विना ट्रिटिसाई, किसकी बात करें? ये एंग्विना ट्रिटिसाई के कारण होता है। और ये बच्चों क्या होता है? एक प्रकार का कृमि होता है। क्या है ये? कृमि होता है। और कृमि किस में आते हैं? निमेटोड्स में शामिल किए जाते हैं। तो गेहूं का मोलिया रोग किसके कारण होता है? एंग्विना ट्रिटिसाई नाम के निमेटोड्स के कारण पाया जाने वाला रोग है। अगली बात करें, ग्रास हॉपर में कितने श्वसन छिद्र स्पाइरिकल्स होते हैं? श्वसन छिद्र क्या होते हैं बेटा? जिनकी सहायता से क्या होता है? गैसों का लेन देन किया जाता है। तो ग्रास हॉपर की बात करें तो टिड्डे के अंदर जो श्वसन छिद्र होते हैं, स्पाइरिकल्स होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है बेटा? ये स्टैंडर्ड की वैल्यू है, ये ना तो घट सकती है ना बढ़ सकती है। उत्तर क्या होगा? 10 जोड़े। कितना होगा बेटा? 10 जोड़े। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्न में से मधुमक्खी पालन के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? बच्चों जरा समझने की कोशिश करेंगे। दो चीजें आती है यहाँ पे, एक तो शब्द आता है पालन के लिए, हम एक तो किसकी बात कर रहे हैं? पालन के लिए। तो मधुमक्खी पालन की जो बात करें तो सबसे जो है क्या है कि इंपॉर्टेंट जो प्रजाति होती है वो कौन सी होती है? इंडिका। और दूसरी हम बात करेंगे इसके अंदर किसकी? व्यापारिक तौर पर है ना क्या? उत्पादन के लिए। एक शब्द किसका है? पालन, एक आएगा किसका? उत्पादन के लिए। तो ऐसी कंडीशन में इसके लिए तो क्या आता है? इंडिका। क्या आएगा? इंडिका। और इसके लिए क्या आएगा? मेलिपोना। क्या आएगा? मेलिपोना। अब आप देखो आपसे पूछा क्या है? उसने आपसे उत्पादन पूछा, उसने आपसे पालन पूछा है। तो सीधी सी बात है, उसने आपसे पालन पूछा है और पालन के लिए क्या है? इंडिका। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? एपिस इंडिका इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का बी। फिर कह रहा है केंचुए में कोकून का निर्माण कहां होता है? केंचुए में कोकून का निर्माण कहां होता है? केंचुए की बात करें, केंचुआ एनेलिडा संख्या जंतु है जिसके शरीर में खंडों की संख्या कितनी पाई जाती है? 100 से 120 तक पाई जाती है। वास्तविक खंडन पाया जाता है। इसके अंदर आपने देखा होगा इसके अग्रभाग के पास में अर्थात मुख के आसपास में कुछ विशेष प्रकार का गहरे रंग का एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्लाइटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? क्लाइटेलम कहते हैं। और इसी क्लाइटेलम को क्या कहते हैं? सिनगुलम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिनगुलम के नाम से इसे जाना जाता है। और ये ग्रंथिल भाग होता है, इसके द्वारा विशेष प्रकार का एक खोल का निर्माण किया जाता है जिसे कहते हैं क्लाइटेल कोकून। कोकून वो होता है जिसके अंदर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है और नया केंचुआ यहां से बाहर निकलता है। इसलिए सही आंसर क्या जाएगा? क्लाइटेलम वाले भाग के अंदर कोकून का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा? निम्न में से कौन सा कीटनाशक सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स नहीं है? क्वेश्चन क्या पूछा उसने? निम्न में से कौन सा कीटनाशी सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स नहीं है? इसका आपको स्टैंडर्ड की वैल्यू याद रखनी है। स्पिनोइड्स क्या आएगा? स्पिनोसेड। ये क्या होता है? ये ना क्या है कि
सिंथेटिक पायरेथ्रोइड्स की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता। फिर क्या कह रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन कहता है कि फेरोमोन ट्रैप नियंत्रण की किस श्रेणी में आता है। क्या कह रहा है आपसे कि फेरोमोन ट्रैप नियंत्रण की किस श्रेणी में आता है। तो सीधी सी बात है, फेरोमोन ट्रैप की बात करें, भौतिक नियंत्रण, यांत्रिक नियंत्रण, कर्षण नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण। फेरोमोन ट्रैप एक प्रकार का उपकरण है, ठीक है, इसलिए ये यांत्रिक नियंत्रण में आता है, मैकेनिकल कंट्रोल के अंदर इसको शामिल किया जाता है। समझ जाएंगे बच्चों, इसमें एक उपकरण होता है, इसके अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर ने क्या है कि जो नर होते हैं उनको चिपकाने का काम किया जाता है, उनको ने क्या है कि गुमराह करने का काम किया जाता है, इसलिए कैसा ये यांत्रिक नियंत्रण होता है। फिर कह रहा है बेटा खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है। क्या कह रहा है ये, खपरा बीटल का वैज्ञानिक नाम है। स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ट्रोकोडर्मा ग्रेनेरियम, ये खपरा बीटल का क्या है, वैज्ञानिक नाम कहलाता है। अगला कहता है हड्डियां और उपास्थियां हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखें, हड्डियां और उपास्थियां हैं, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक और अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो सीधी सी बात है, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक, पेशीय उत्तक, तंत्रिका उत्तक, आपको याद रखना है कि हड्डियां और जो उपास्थियां होती हैं ये क्या होती है, संयोजी उत्तक होती है, जोड़ने का काम करती है, इसलिए क्या कनेक्टिंग टिश्यू होता है। क्या होता है ये एक कनेक्टिंग टिश्यू है, अर्थात संयोजी उत्तक होता है। फिर कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का बंध कहलाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कार्बन डाइऑक्साइड से हीमोग्लोबिन का जुड़ना क्या कहलाता है, जरा आप समझने की कोशिश करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर है क्या है कि याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन की 3 विधियां पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन में पहली विधि कौन सी आती है बच्चों, वो आती है बाइकार्बोनेट विधि के द्वारा। बाइकार्बोनेट जो विधि होती है जिसे हैम्बर्गर इफेक्ट कहा जाता है, उस विधि के अंतर्गत कुल 70% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है। दूसरा जो है कि विधि होती है, वो विधि कौन सी होती है, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में। कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन एक ऐसी विधि होती है जिस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन किया जाता है और एक रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में 7% कार्बन डाइऑक्साइड को परिवहित कर दिया जाता है। अब आप चेक करने की कोशिश करें, यहां क्या पूछा, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ रही है। अक्सर हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को ले जाता है और ऑक्सीजन को परिवहित करने का कार्य करता है और क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो बच्चों वहां ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा था, यहां ऑक्सीजन नहीं बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है, इसलिए इसे कहते हैं क्या, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा इसको, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, जो और कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन की 23% विधि के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो 14 का उत्तर क्या है, तीसरा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न बेटा क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। हमने जब है ना क्या है कि सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था, जब आपको है ना क्या है कि परिवहन तंत्र पढ़ाया गया था, तो उस जगह पर आपको बताया गया था कि जो हमारा तरल संयोजी उत्तक होता है वो क्या कहलाता है, ब्लड कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्लड कहलाता है। और जो ये ब्लड होता है, ये जो ब्लड है ये 2 भागों से मिलकर बना होता है। इसमें कुछ भाग तरल भाग होता है, कुछ इसमें क्या होता है, ठोस भाग होता है। ठीक है, अब ब्लड के बारे में हमने आपको पूरी टेबल बताई थी। ब्लड के टेबल के साथ साथ फिर मैंने आपको ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया था। ब्लड ग्रुप ए बी सी, आपने देखा था ए बी और ओ। उसमें भी आपको बताया था कि साहब जो ए बी होता है वो सर्वग्राही है और जो ओ होता है वो क्या होता है, सर्वदाता होता है। लेकिन बच्चों क्या होता है कि लेन देन में एक विशेष प्रकार के कारक की आवश्यकता पड़ती है, जिसे अपन क्या कहते हैं, RH फैक्टर या RH एंटीजन कहते हैं। जिनमें RH एंटीजन है वो RH पॉजिटिव कहलाते हैं और जिनमें नहीं पाया जाता वो क्या कहलाते हैं, RH नेगेटिव कहलाते हैं। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करें, उसने क्या कहा, सर्वग्राही। आज आपको पता है सर्वग्राही कौन है, सर्वग्राही होता है AB। ठीक है, सर्वदाता कौन है, O। अब मुझे आज मान लीजिए रक्त की आवश्यकता पड़ी, आपने क्या किया, आपने मुझ पर क्या कि कुछ एहसान किया और आपने मुझे 1 यूनिट ब्लड दे दिया, तो बताओ मेरे शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा बढ़ी या घटी, बढ़ी। ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति विशेष आया, उसने मुझे ब्लड दे दिया, मेरे शरीर में ब्लड बढ़ा या घटा, बढ़ा। ऐसे तीसरे ने आके मुझे ब्लड दे दिया, तो शरीर में ब्लड की मात्रा बढ़ी या घटी, बढ़ी। इसका मतलब सबसे मैं ले रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे शरीर में ब्लड की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बढ़ने का मतलब जुड़ती जा रही है। इसका मतलब मैं कौन हूं, सर्वग्राही AB हूं। तो साथ में क्या आएगा, प्लस आएगा, माइनस, प्लस आएगा। इसका मतलब सर्वग्राही पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा, AB प्लस। अगर दाता हो जा तो क्या कहलाते हैं, यहां पे अगर दाता की बात करें तो दाता कौन होता है, O नेगेटिव। समझ जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है ग्राही पूछा है तो इसलिए सही आंसर क्या आ जाएगा, AB प्लस इसका सही आंसर आ जाएगा। बच्चों क्या कह रहा है, स्पर्मेटिड्स होते हैं।
स्पर्मेटिड्स क्या होते हैं, इंग्लिश का शब्द दिया। आजकल ये पेपर का ट्रेंड बदल चुका है, हिंदी का शब्द बहुत कम आते हैं, कई जगह पर सीधे डायरेक्ट इंग्लिश के टर्म दिए जाते हैं। जैसे भी थोड़ी देर पहले आपने देखा स्टेमन वाला क्वेश्चन आया था, उसी तरीके स्पर्मेटिड। स्पर्मेटिड का मतलब क्या होता है, जब शुक्र जनन की क्रिया होती है तो शुक्र जनन की क्रिया के द्वारा शुक्राणु के निर्माण से पहले एक विशेष प्रकार की संरचना बनती है, उसे कहते हैं क्या, शुक्राणु पूर्वी कोशिका। क्या कहते हैं बेटा इसको, शुक्राणु पूर्वी कोशिका कहते हैं। और ये जो शुक्राणु पूर्वी कोशिका होती है ये कैसी होती है, एन। और जब मैंने आपको पढ़ाया था युग्मक जनन में तो मैंने आपको बताया था वृषण की क्या है, ये पीजीसी। पीजीसी में समसूत्रण हुआ था, क्या बना था यहाँ पे, यहाँ बनी थी स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया बनी थी। स्पर्मेटोगोनिया आकार में क्या हुई थी, बड़ी हो गई थी। और बड़े आकार की इस स्पर्मेटोगोनिया को क्या कहते थे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहते थे, स्पर्मेटोसाइट। यहां समसूत्रण हुआ था बेटा, क्या हुआ था, समसूत्रण। तो जो पीजीसी यहां क्या थी, 2n थी, तो ये भी क्या बनी थी, 2n। यहां हुई थी वृद्धि, तो ये क्या बना था, 2n। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हुआ था, अर्धसूत्रण फर्स्ट हुआ था। तो जब अर्धसूत्रण फर्स्ट हुआ तो यहां पर कितनी कोशिकाएं बनी, 2। इसे कहते हैं क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहेंगे इसको। और आपको पता अर्धसूत्रण फर्स्ट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती थी, ये होगा n। इसके पश्चात क्या हुआ, ये आगे चलकर इसने फिर n का विभाजन किया, तो क्या बनाया इसने बच्चों, इसने बनाया स्पर्मेटिड। क्या बनाया, स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड कैसे होते हैं, n होते हैं। और यही स्पर्मेटिड भविष्य के अंदर किस में बदल जाते हैं, शुक्राणु में बदल जाते हैं। जो शुक्राणु भी कैसे होते हैं, n प्रकार के, या इसके अंदर हैप्लॉइड प्रकार के पाए जाते हैं। उसने क्वेश्चन क्या पूछा आपसे, क्वेश्चन पूछा उसने स्पर्मेटिड कैसे होते हैं। तो देखो बच्चों, यहां से चलते 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 उसने किस चीज को क्लिक किया था, इस चीज को क्लिक किया। इसलिए स्पर्मेटिड कैसा होता है, षटगुणित, द्विगुणित, चतुर्गुणित, अगुणित, अनुत्तरित। प्रश्न आंसर क्या आ जाएगा, अगुणित संरचना होती है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है बच्चों, आप देखें, मानव शरीर के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत होता है। अब आपको पता है कि मानव शरीर के लिए ना क्या है कि ऊर्जा देने का कार्य जो आधारीय पदार्थ होते हैं, बेसल सब्सटेंसेस होते हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनमें 3 आते हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। कौन आते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। और ये टूटकर हमारे शरीर में ऊर्जा देने का काम करते हैं। सबसे पहले कौन टूटता है, सबसे पहले टूटता है कार्बोहाइड्रेट। कौन आता है बेटा, कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद कौन टूटता है, लिपिड। और उसके बाद कौन टूटता है, प्रोटीन। अब आपसे पूछा गया कि सब बताओ फर्स्ट नंबर पे कौन, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, कार्बोहाइड्रेट। सही उत्तर हो जाएगा कि ऊर्जा देने का प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। और इसका जीता जाता उदाहरण आपने देखा होगा कि आप लोग कहीं चल के आते हैं, थक जाते हैं, थकते ही क्या करते हैं अपन लोग, ग्लूकोन डी का डब्बा खोला और उसके अंदर 1 चम्मच ग्लूकोन डी को पानी मिलाया और पी लिया। कोई व्यक्ति विशेष बीमार हो गया, हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल पहुंचने के पश्चात जब बच्चों उसको डॉक्टर ने क्या करता है, जाते ही क्या करता है, ऊर्जा देने के लिए किसका उपयोग करता है, डेक्सट्रोज अर्थात ग्लूकोज चढ़ाने शुरू कर देता है, जो कि उसके शरीर में टूटकर ऊर्जा देने का काम करता है। इसका मतलब मानव के शरीर में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत किसे माना गया है, प्राथमिक स्रोत कार्बोहाइड्रेट को मान लिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से कौन सा लक्षण सभी सजीवों में पाया जाता है, सभी कशेरुकियों में पाया जाता है। वेरी गुड। कौन सा लक्षण है जो सभी कशेरुक, कशेरुकी किसे कहते हैं, ऐसे सजीव जिनके शरीर में पीछे ये कशेरुक दंड पाया जाता है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, कशेरुक कहलाते हैं, वर्टिब्रेट्स कहलाते हैं। अब इसमें कह रहा है कि साहब उनमें बताओ कौन सा लक्षण पाया जाता है, शीत रक्त। तो आपको ध्यान रखना है, शीत रक्त का मतलब होता है कि सब जो है ना कि निष्क्रियता दर्शाएं। तो आप बताओ, अपन लोग सर्दी पड़ती है तो क्या अंडरग्राउंड हो जाते हैं क्या, नहीं। गर्मी पड़ती है तो क्या अपन लोग अंडरग्राउंड हो जाते हैं, नहीं। हम कैसे हैं, हम लोग है ना कि गर्म रुधिर वाले व्यक्ति हैं, अर्थात हम लोग कैसे हॉट ब्लडेड हैं, अर्थात हमारे शरीर में ना क्या रक्त शीत नहीं होता बल्कि कैसा होता है, गर्म होता है। इसलिए हम हमारे शरीर को क्या करते हैं, सर्दी गर्मी में मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है, विकास की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकोड का पाया जाना। बच्चों देखो सीधी सी बात है, नोटोकोड का पाया जाना, यही नोटोकोड भविष्य के अंदर किसमें बदल जाती है, कशेरुक दंड में बदल जाती है। किसमें बदलती है, कशेरुक दंड में बदलती है। इसलिए सही उत्तर ये होगा। अब मन में विचार आ रहा अंडे देना, तो बताओ मानव कोई अंडा देता है क्या, नहीं। मानव सीधे है कि एक बच्चे का उत्पादन करता है, अर्थात शिशु का जन्म करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे विविपेरस कहते हैं। इसलिए उत्तर नहीं होगा। उपरोक्त सभी का मतलब ही नहीं है, इसलिए सही क्या आएगा, विकास की किसी ना किसी अवस्था में नोटोकोड का पाया जाना, यह क्या होगा, सभी कशेरुकियों में पाया जाने वाला विशेष एक लक्षण होता है। अगली बात करें बेटा, उत्सर्जित संरचना के रूप में ज्वाला कोशिकाएं किसमें पाई जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लेम सेल किसमें पाई जाती है।
तो सीधी सी बात आपको रखना है याद क्या कि ज्वाला कोशिकाओं की बात करें तो ज्वाला कोशिकाएं हमेशा किसमें मिलेगी, प्लेटी एलिमेंथीज में पाई जाती है। एनिलिड्स की बात करें तो इसके अंदर नेफ्रीडिया पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, नेफ्रीडिया। सीलेंट्रेट्स की बात करें या फिर अपन बात करें इसके अंदर एकाइनोडर्मेटा, इनमें अपन को इस चीज के बारे में नहीं देखना। आंसर क्या आ जाएगा, प्लेटी एलिमेंथीज जो होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है, ज्वाला कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है किस संघ में संयुक्त उपांग व कठोर बाह्य कंकाल पाया जाता है। एक ही शब्द पकड़ना है आपको, संयुक्त उपांग, ज्वाइंटेड जो है क्या है कि उपांग थे वो किस में पाए जाते हैं, संघ आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा में पाए, आर्थ्रो का मतलब क्या है, आर्थ्रो का मतलब होता है पैर, ठीक है ना, सॉरी ऑर्थ्रो का मतलब होता है क्या, संधि युक्त, जुड़े हुए, और पोर्ट्स का मतलब क्या होता है, पैर। ऐसे है ना क्या है कि सजीव जिनके अंदर क्या है कि जुड़े हुए उपांग पाए जाते हैं, पैर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वो ऑर्थ्रोपोडा के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। और इनका बाह्य कंकाल किसका बना होता है, बाह्य कंकाल है ना क्या है कि इसके अंदर ना क्या कठोर होता है, जो काइटिन नाम के प्रोटीन का बना हुआ पाया जाता है। अगली बात देखें, इसके पश्चात बच्चों हम बात करें, अच्छा एक नया क्या है कि इंफॉर्मेशन है ना क्या है कि इसके अंदर आपके सामने मैं देना चाहता हूं कि राजस्थान जेट क्लासेस बच्चों ये पिछले 19 सालों से संचालित संस्थान है, जो कि राजस्थान के जयपुर के अंदर स्थापित है। 19 सालों से इन्होंने क्या है कि अपने वर्चस्व को पूर्ण रूप से कायम कर रखा है। अब जैसे क्रैश कोर्स का बैच खत्म हुआ है, अब हम लोग है ना क्या है कि आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन का बैच लेके आ रहे हैं, जो कि पूरे साल भर के लिए रहेगा। अगले ना क्या है कि जेट और सीयूटी एग्जाम तक चलेगा। इसके लिए सूचना आपके सामने आई है तो वो देख सकते हैं। सीयूटी जेट फाउंडेशन बैच का ना क्या है कि हम लोग रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे, जबकि क्लासेस 3 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चों आने वाले समय में 2026 मार्च के अंदर आपने देखा होगा, सुना भी होगा, क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी भी आ रही है। जो विद्यार्थी जेट और सीयूटी की फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए राजस्थान जेट क्लासेस में एडमिशन लेंगे, उन बच्चों को अगर उनकी एज 18 साल के आसपास हो रही है तो उनके लिए क्या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भी एडिशनल इसके अंदर ना क्या है कि पढ़ाया जाएगा। लेकिन जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो केवल एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की तैयारी करना चाहते हैं, तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का हम लोग अभी नया बैच 1 जुलाई से आरंभ करने जा रहे हैं। पता आप देख सकते हैं, पता आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जूडियो शोरूम के सामने नियर रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर। ये गोपालपुरा बाईपास में एक जगह पड़ती है, रिद्धि सिद्धि चौराहा, उसके जस्ट पास में है। आप जूडियो जो शोरूम है कपड़े का, उसके ठीक सामने पाया जाएगा। अगर आप व्यक्तिगत रूप से न क्या कोई सूचना लेना चाहें तो आपके सामने मोबाइल नंबर दे रखा है, इन दोनों मोबाइल नंबर पे आप व्यक्तिगत सूचना इत्यादि ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 7976973329 और दे रखा है 8741890585। आप चाहें तो इन नंबर से ना क्या है कि अपनी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम हमारे पेपर को ना क्या रेगुलर रूप में ले चल रहे थे, जरा देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 22 नंबर देखें। क्वेश्चन कहता है प्रजातियों की विविधता कब बढ़ती है। विविधता का मतलब क्या है, अलग अलग प्रजातियों के समूह का पाया जाना, जैसे जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी भी कहते हैं। तो ये कहता है कि प्रजातियों की विविधता कब बढ़ती है, तो सीधी सी बात है, जहां पर इन्हें क्या है कि भोजन के साधन अच्छे उपलब्ध होंगे, परिस्थितियां अनुकूल होंगी, वहां पर क्या होता है, जैव विविधता का मान बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो जैव विविधता का मान कैसे है क्या अपन बताएंगे सब कहां सबसे अधिक होगा, तो हम एक जर्नल बात करें। ये एक विशेष लाइन है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इसके नियर बाई जो होता है जैव विविधता सबसे अधिक होती है। कैसी होती है बेटा, सबसे अधिक पाई जाती है। अब आप देखो ये वाला क्षेत्र कैसा है, ये वाला क्षेत्र तो हमारे पास कौन सा है, ऊपर का क्षेत्र हो गया। ये वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, नीचे का क्षेत्र हो गया, ठीक है। अब आप देखें यहां विविधता का मान कम है, यहां विविधता का मान ज्यादा है। तो आप एक जर्नल चीज देख सकते हैं, बताओ जैव विविधता कहां आपको सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। जैव विविधता की बात करें तो सबसे ज्यादा आपको यहां दिखाई देगी, देख सकते हो आप इस चीज को। कहां पे दिखेगी बेटा, इस वाली लाइन के आसपास आपको जैव विविधता सबसे ज्यादा दिखाई देगी। अब आप चेक करें इसके अंदर क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें कह रहा उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर, उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर। तो बेटा देखो जरा गौर करके, उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई का मतलब क्या है, मैं आपके सामने इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देख सकते हैं। उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की मतलब क्या है, इस तरीके से देखें, यहां से यहां तक की ओर, ठीक है। फिर कह रहे हैं निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर। ये चीज यहां पर इसको क्या करती है, गलत करती है। फिर कह रहे हैं निम्न ऊंचाई से उच्च ऊंचाई की ओर, निम्न से उच्च की तरफ जाना ही नहीं है, ये यहां पर ये चीज इसको गलत करता है। फिर कह रहे हैं निम्न ऊंचाई से
उच्च ऊंचाई की ओर, उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर। तो आपको ध्यान रखना है उच्च ऊंचाई से निम्न ऊंचाई की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर, और उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर। सही आंसर क्या जाएगा? फोर्थ उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला देखें, जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा एंटीबायोटिक्स का जो उपयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में कहां करते हैं, किस जगह करते हैं? तो आपने बच्चों ने क्या प्लाज्मिड का नाम सुना होगा, PBR 322 सुना है क्या? तो PBR 322 में कुछ एंटीबायोटिक के स्थल पाए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा TETR टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, इसी तरीके से आपने सुना AMPR। तो ये जो होते हैं, ये जो क्षेत्र होते हैं, ये क्षेत्र किसके रूप में काम करते हैं? ये क्षेत्र एक विशेष प्रकार के चिन्हक के रूप में काम करते हैं, और चिन्हक को क्या कहते हैं? मार्कर। इसलिए सही आएगा चयनीय मार्कर के रूप में एंटीबायोटिक का उपयोग किया जाता है। इसके पश्चात बेटा हम लोग बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलें कि डिप्लॉयड जीवों में क्रॉसिंग ओवर जिम्मेवार है। डिप्लॉयड जीवों में क्रॉसिंग ओवर किसके लिए जिम्मेदार होता है? क्रॉसिंग ओवर समझते हो बच्चों क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है जीन विनिमय। क्या होता है ये? जीन विनिमय। जो जीन विनिमय होता है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है? तो सीधी सी बात है, जीन विनिमय के द्वारा क्या होता है, दो गुणसूत्रीय खंड एक दूसरे के क्या है कि साथ में क्या होता है, लिपट जाते हैं। लिपटने के पश्चात यहां से ब्रेकिंग रीयूनियन थ्योरी चलती है, और ये एक दूसरे के साथ पुनः जुड़ने की कोशिश करते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि लिंक्ड एलील्स में रिकॉम्बिनेशन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? क्रॉसिंग ओवर या जीन विनिमय उत्तरदायी होता है। ठीक है, फिर अगला कहला आलू की अर्ली ब्लाइट को खेत में आसानी से कैसे पहचाना जाता है? आलू की अर्ली ब्लाइट जो है क्या है कि यहां पर डिजीज हुआ, अगेती अंगमारी हुआ, उसको कैसे पहचाने? तो ऐसा कहते हैं कि अगेती अंगमारी के जो लक्षण होते हैं वो किस पे पाए जाते हैं? वो लक्षण पत्तियों पर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? पत्तियों पर। ये पत्ती है तो पत्ती पर क्या होता है? पत्ती पर कुछ ऐसे भूरे भूरे से ऐसे धब्बे पड़ने लग जाते हैं, और वो धब्बे कैसे पड़ते हैं आप इस चीज को इस तरीके से देख सकते हो, इस तरीके से ऐसे धब्बे पड़ने लग जाते हैं, और जिसे क्या कहते हैं? टारगेट रिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये अर्ली ब्लाइट के लिए क्या है? पत्तियों पर सकेंद्रीय रिंग्स, कंसेंट्रिक रिंग्स का बन जाना, ये क्या है? अर्ली ब्लाइट का एक विशेष फैक्टर होता है या एक उसका सिम्टम होता है। फिर बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 26 पे देखें। 26 नंबर क्या कहता है? रस्ट फफूंद। रस्ट फफूंद किस वर्ग में आती है? तो रस्ट फफूंद का मतलब क्या है? जो क्या है कि पाउडर टाइप का एक बनाने वाली जो फफूंद होती है, सीधी सी बात है यूरिडिनेल्स के अंतर्गत आती है। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या है? यूरियोस्पोर इत्यादि का निर्माण होता है, इसलिए इसमें किस में आएगी? यूरिडिनेल्स में शामिल किया जाता है। निम्न में से एक तिलहनी फसल है। तिलहनी का मतलब समझते हो? जो तेल देती है। चेक करें, गुलाब सब ये तो ऑर्नामेंटेड प्लांट है, अर्थात सजावटी पुष्प के रूप, पादप के रूप में काम किया जाता है ये। ठीक है, गेंदे का फूल ये भी क्या है कि ऑर्नामेंटेड है। सूरजमुखी और गुलदाउदी, तो सीधी सी बात है गुलदाउदी भी क्या है कि ऑर्नामेंटेड प्लांट है, सजावटी प्लांट है, लेकिन सूरजमुखी का जो फूल होता है, सूरजमुखी के फूल के अंदर क्या है कि इसका फूल नहीं है बल्कि एक पुष्पक्रम होता है जिसे मुंडक या कैपिटुलम कहा जाता है, और उस कैपिटुलम में उपस्थित जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाला जाता है। इसका सूरजमुखी एक कैसी फसल है? ये एक तिलहनी फसल के रूप में जानी जाती है। आगे आओ बच्चों, 3 फसलें जो वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देती हैं। ग्लोबल ने क्या है कि लेवल पर देखें तो कौन सी उत्पादकता सर्वाधिक योगदान देती है? गेहूं, चावल, मक्का, गेहूं, चावल, जौ, गेहूं, मक्का, ज्वार, चावल, मक्का और ज्वार। अनुत्तरित प्रश्न, सीधी सी बात सुनना, विश्व में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली खाद्यान्न कौन? गेहूं। कौन है? गेहूं। भारत में सबसे अधिक खाई जाने वाली खाद्यान्न कौन? चावल। ठीक है, और साथ में क्या होता है कि इसके अलावा किसका उपयोग किया जाता है? मक्के का। इसलिए आपको याद रखना, गेहूं, चावल और मक्का विश्व में वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित हैं? तो सीधी सी बात है खाद्यान्न, इसका मतलब कौन सी फसलें हो गई? ये धान्य फसलें हो गई। कौन सी हो गई? धान्य। और सीरियल्स जो भी होते हैं वो सारे किस में आते हैं? वो ग्रेमिनी कुल में आते हैं, और ग्रेमिनी कुल को घास कुल या पोएसी कुल के नाम से जाना जाता है। बच्चों क्या कहते हैं इसको? पोएसी कुल या घास कुल या ग्रेमिनी कुल से संबंधित होती कौन सी? धान्य या खाद्यान्न फसलें। इसके पश्चात बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचे, तो फिर क्या कहता है? ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक का मान क्या होता है? तो सीधी सी बात है,
पहले इसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी क्विटेंट कहते हैं इंग्लिश में। ये श्वसन गुणांक का मान क्या होता है, तो बच्चों सीधी सी बात है, ग्लूकोज के लिए श्वसन गुणांक का मान 1 होता है। कितना होता है, 1। अब बच्चों मेन मुद्दे की बात है कि श्वसन गुणांक होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करूं तो आपने एक नाम सुना होगा श्वसन गुणांक के बारे में, थोड़े से आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। देख सकते हैं साहब श्वसन गुणांक क्या चीज है। देखें, हम बात कर रहे हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक क्या होता है बच्चा, देखो कैसे निकालते हैं, तो क्या कहते हैं, त्यागी गई CO2, श्वसन में त्यागी गई CO2 और ली गई O2 का अनुपात क्या कहलाता है, यह कहलाता है श्वसन गुणांक। CO2 और O2 का अनुपात क्या कहलाएगा बच्चों, श्वसन गुणांक के नाम से जाना जाता है। अब आपने देखा C6H12O6 प्लस 6O2, ये टूटा 6CO2 प्लस 6H2O प्लस एनर्जी में अर्थात ATP में, कितने ATP आ गए, 38 ATP में। अब आप चेक करो, इसके अंदर आपने देखा क्या कि अपन को निकालना है क्या, RQ निकालना है। तो RQ मतलब क्या है, CO2 बटे O2। बताओ बच्चों CO2 कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 6, O2 कितने आ रहे हैं, 6, इसका मतलब 6 बटे 6, ये क्रॉस हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट के लिए श्वसन गुणांक का मान कितना पाया जाता है, 1 पाया जाता है। समझ गए बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहां देखने को पाया जाता है, सबसे कम वाष्पोत्सर्जन अनुपात कहां मिलता है, तो सीधी सी बात है, जिन पादपों में दिन के समय रंध्र बंद होते हैं अर्थात जल जाने का कोई रास्ता नहीं होता, उनमें ने क्या है कि सबसे कम वाष्पोत्सर्जन देखने को पाया जाता है। C3 पादप, C4 पादप, कैम पादप, C3 व C4 दोनों पादप। तो बच्चों आपको समझना है, जो कैम पादप होते हैं ये मांसलोदविद होते हैं। क्या होते हैं ये, मांसलोदविद, इसे सकुलेंट प्लांट कहते हैं, जिनके पादप भाग कैसे होते हैं, गूदेदार होते हैं। और इन पादपों में रंध्रों की विशेषता होती है, इनके जो रंध्र होते हैं वो रंध्र कब खुलते हैं, खुलेंगे तो बेटा इनके यानी क्या है रात में, और बंद कब हो जाते हैं, बंद होते हैं दिन में। और ऐसे रंध्र क्या कहलाते हैं, इन्हें कहते थे स्कोटो एक्टिव। क्या कहते हैं इसको, स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा कहते हैं। और बच्चों यही स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा रात में खुलते हैं और रात में ताप का मान कम हो जाता है, इसलिए नमी का बाहर निष्कासन कम पाया जाता है। इस कारण से हम कहेंगे सबसे कम वाष्पोत्सर्जन कैम प्लांट में, सबसे ज्यादा वाष्पोत्सर्जन C3 पादप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें कि परागकोश भित्ति की सबसे आंतरिक सतह क्या कहलाती है, अर्थात जो एंथर होता है, एंथर की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है, ये बच्चों हमारे पास एंथर है। सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस। क्या होती है, एपिडर्मिस। इसके ठीक नीचे की तरफ पाया जाता है एंडोथीशियम। क्या होता है, एंडोथीशियम। इसके भीतर की तरफ पाया जाता है मिडल लेयर, मध्य स्तर। क्या होता है बेटा यहाँ पे, मध्य स्तर। ठीक है। और सबसे भीतर की तरफ क्या पाया जाता है, सबसे भीतर पाया जाता है टेपिटम। क्या पाया जाता है, टेपिटम। और इसी टेपिटम को क्या कहते हैं, पोषक परत कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, उसको पोषक परत कहते हैं, जो कि परिपक्व हो रहे लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करते हैं। सबसे भीतरी परत क्या कहलाएगी, टेपिटम के नाम से जानी जाती है। चलो बच्चों अगली क्वेश्चन देखें। एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में बायोमास, बायोमास क्या होता है बेटा, जैव भार। अब आप बताओ समुद्रीय पारिस्थितिक तंत्र, तो कैसा, ये जलीय पारिस्थितिक तंत्र है। और ये बच्चों मैंने आपको डायरेक्ट क्वेश्चन लिखवाया था कि जलीय पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड, तो आपको मैंने बताया था हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। तो आंसर आ जाएगा उल्टा। कैसा हो जाएगा, उल्टा। ठीक है। अगला प्रश्न देखें। साइलियम का कौन सा भाग सामान्यतः औषधीय प्रयोजन के लिए प्रयोग में लिया जाता है। बच्चों क्या कह रहा है, साइलियम का कौन सा भाग औषधीय प्रयोजन में काम में लिया जाता है। बच्चों सबसे पहले बात ये होनी चाहिए कि साहब कि साइलियम है क्या। साइलियम की बात करें तो साइलियम को अपन क्या कहते हैं, ईसब घोल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, ईसब घोल कहते हैं। ठीक है। अब ईसब घोल जो होता है, ईसब घोल को जिसका अपन वैज्ञानिक नाम जानते हैं प्लांटेगो ओवेटा कहते हैं। ये ईसब घोल कहां से प्राप्त होता है, तो सबको पता है कि जो बीज होता है, बीज की जो भूसी होती है उसके ऊपर जो छिलका पाया जाता है उससे क्या है कि 28 से लेकर लगभग 32% तक क्या है कि उससे ईसब घोल की प्राप्ति की जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, बीज की भूसी से क्या प्राप्त किया जाता है, साइलियम नाम का क्या है कि घटक प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात बच्चों हम बात करें पायरेथ्रम कीटनाशक प्राप्त होता है।
पायरेथ्रम नाम का जो कीटनाशक प्राप्त होता है किससे? तो आपको याद रखना है पायरेथ्रम नामक कीटनाशक किससे प्राप्त होता है? क्राइसेंथेमम सेनेरेरिफोलियम के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और बच्चों इसी को अपन क्या कहते हैं? गुलदाउदी। क्या कहते हैं इसको? गुलदाउदी। जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं फूलों की रानी। क्या कहते हैं इसको? फूलों की रानी कहते हैं। ठीक है। और इसकी एक प्रजाति तो है सेनेरेरिफोलियम और एक प्रजाति होती है क्या? मारेस्चेली। इसके पुष्प क्रम और इसकी जड़ से क्या प्राप्त किया जाता है? इससे हम लोग क्राइसेंथेमम के द्वारा पायरेथ्रम नाम का कीटनाशी प्राप्त करते हैं, जिससे क्या है कि कीट इसके प्रति कैसे हो जाता है? नकारात्मक हो जाता है, नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता। अगला कह रहा है ब्रेसिका जंसिया निम्नलिखित का संकरण उत्पाद है। ब्रेसिका जंसिया निम्नलिखित का संकरण उत्पाद है। आपको ध्यान रखना है कि सब ब्रेसिका जंसिया पूछा तो आपको एक छोटा सा ट्राइंगल याद रखना है, CNJ। सी का मतलब क्या है? यहां पर कंपेस्ट्रिस की बात करेंगे। क्या कहेंगे? कंपेस्ट्रिस। जे का मतलब क्या है? इसे कहेंगे जंसिया। और एन का मतलब होता नाइग्रा। ठीक। ये हमारे पास बच्चों क्या है? ये हमारे पास एक इस तरीके से ट्रायंगल है। अब आपसे पूछा जंसिया किसका उत्पाद है? तो सीधी सी बात है नाइग्रा और कंपेस्ट्रिस का। चेक करो, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका ओलेरेशिया, ब्रेसिका कैरिनाटा, ब्रेसिका नेपस। ये तो जरा चेक करने की कोशिश करें। ये तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों प्रश्न ही गलत है। प्रश्न ही गलत कैसे है कि सीधी सी बात है, यहां पर ब्रेसिका नाइग्रा और ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस के मध्य क्रॉस कराने से किसकी प्राप्ति होती है? जंसिया की। अब जरा चेक करें, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका रापा, ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका ओलेरेशिया। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना ब्रेसिका रापा तो क्या है? ब्रेसिका रापा तो क्या कहलाता है बच्चों? ये तो कहलाता है हमारे पास शलजम। ब्रेसिका ओलेरेशिया की बात करें तो ब्रेसिका ओलेरेशिया क्या होता है? गोभी। और इसके अंदर क्या है कि देख सकते हैं गोभी और शलजम, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर भी क्या है कि अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन अपन लोगों ने क्या है कि इस पर कोई भी किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा सा अपन को इसमें ध्यान रखने चलना है, ये ध्यान रख के चलेंगे इस हिसाब से। तो इसके अंदर क्या है कि कंपेस्ट्रिस और क्या है कि हम बात करें नाइग्रा आपस में क्रॉस करके जंसिया का निर्माण करते हैं। अगर ये कहीं ऑप्शन आपको मिल जाए, कौन सा? ये वाले ऑप्शन अगर आपको सही मिलते हैं तो हमारा ऑप्शन सही होगा। इसके ऊपर क्या है कि आप मेन जो आंसर की आएगी उस हिसाब से अपन देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम बात करें बीटी कपास किसके प्रति प्रतिरोधी होता है? तो बीटी कपास फफूंद जनित रोग के प्रति, विषाणु संक्रमण के प्रति, वॉलवर्म्स के प्रति। तो आपको पता है कि बीटी जो कपास होता है जिसे अपन किलर कॉटन कहते हैं, ये कॉटन बॉल वर्म क्या होता है बेटा? कॉटन बॉल वर्म, जिसे ईयरिस विटेला या ईयरिस इंसुलिना कहते हैं, उसके प्रति क्या होता है? प्रतिरोधी होता है। और ये क्या करता है? उसके अंदर बीटी जीन जो कि क्या है कि अपन ने देखा तो वहां पर क्या बैसिलस थुरिंजेंसिस से प्राप्त की गई थी, कपास में निवेशित कराया जाता है। क्राई प्रोटीन बनती है जो कि क्षारीय माध्यम उत्पन्न करती है और कीट के अंदर क्या होता है? आंतों में छेद कर देती है, जिससे कीट नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है बेटा? कैलस से सूट प्ररोह उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन जो उत्तरदायी है? यहां पर एक विशेष बात ध्यान रखना, मैंने आपको जो पढ़ाया तो वहां स्पष्ट रूप से लिखाया था कि सब कैलस निर्माण किसकी बात कर रहे हैं? कैलस से क्या बनाना है अपन को? इसका मतलब हम बात कर रहे हैं किसकी? उत्तक संवर्धन की। और उत्तक संवर्धन में अपन ने यहां पे लिखा था कि यदि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ठीक है, इनके केस थे, तो हमने यहां केस देखे थे, फर्स्ट केस और सेकंड केस, एक ऑक्सिन का और एक किसका देखा था? साइटोकाइनिन का। बच्चों ध्यान से सुनना, अगर ऑक्सिन ज्यादा, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन क्या हो? मोर हो विद रेस्पेक्ट द कंसंट्रेशन साइटोकाइनिन के। जब ऑक्सिन ज्यादा है तो ऑक्सिन हमेशा क्या करता है? मूल के निर्माण को प्रेरित करता है, तो इससे क्या होगा? मूल का निर्माण प्रेरित होगा। अगर उल्टा चले, ऑक्सिन कम है और साइटोकाइनिन ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इससे क्या होगा? प्ररोह का निर्माण प्रेरित होगा, जिसे सूट का अपन लोग क्या कह सकते हैं? इनिशिएशन कह सकते हैं। चेक करो, कैलस में किसको बनाना चाहता है? वो शूट या प्ररोह को ना विकसित करना चाहता है। किसको करना चाहता है? शूट या प्ररोह को। तो इसका मतलब शूट के लिए क्या चाहिए? ऑक्सिन कम चाहिए, साइटोकाइनिन ज्यादा चाहिए। अधिक ऑक्सिन कम साइटोकाइनिन गलत,
अधिक साइटोकाइनिन कम ऑक्सीजन, सही। ऑक्सीजन साइटोकाइनिन का समान अनुपात, तो सही आंसर क्या आ जाएगा, अधिक साइटोकाइनिन चाहिए और कम ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर क्या कह रहा है इसके अंदर, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि गेहूं में पीली रोली, इसे कहते हैं येलो एस्टर रोग का रोगजनक है। तो सीधी सी बात है, आपको ध्यान रखने चलना है कि साहब कि गेहूं में पीली रोली की बात करें तो पीली रोली की बात करते हैं तो यहां पर अपन को ध्यान रखना है कि साहब इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सीधी सी बात याद रखना, पक्सेनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई, पक्सेनिया ग्रेमिनेस ट्रिटिसाई के द्वारा क्या है, काली रोली रोग उत्पन्न किया जाता है। क्या कहते हैं इसको, काली रोली रोग उत्पन्न करते हैं। ठीक है, हम बात करें किसकी, काली रोली, ब्लैक रस्ट की बात करते हैं। ठीक है, अगली बात करें हम लोग कि पक्सीनिया रिकोग्नेटा, इसके द्वारा क्या होता है, भूरी रोली आता है। क्या आता है, भूरी रोली रोग आता है। पक्सीनिया स्ट्राइबोर्मिस, इसके द्वारा क्या होता है, पीली रोली रोग उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर क्या है, पक्सीनिया स्ट्राइबोर्मिस, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर बच्चों हमसे क्या कहता है कि सिट्रस कैंकर का रासायनिक प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है, तो सिट्रस कैंकर का रासायनिक प्रबंधन स्टेप्टोसाइक्लिन नाम के रसायन के द्वारा कर दिया जाता है। तो बच्चों इस प्रकार से ना क्या है कि हमने आज आपके सामने आने वाले ना क्या है कि जो पेपर हुआ था उसमें जितने भी उत्तर सही आंसर आएंगे वो मैंने इसके बारे में आपके सामने चर्चा की है। अब अपने प्रश्न पत्र को लेकर आप इनके उत्तर को मैच कीजिएगा। मुझसे पहले एग्रीकल्चर वाले सर ने आपके सामने अपना पेपर है क्या है कि सोल्व करा दिया है, केमिस्ट्री वाले गुरुजी पेपर और सॉल्व कराएंगे। तो 40-40 क्वेश्चनों में कैसे कैसे आपका सही उत्तर होगा आप चेक करें, अपने ने क्या है कि सही मूल्यांकन करें और ये डिसाइड करें कि क्या आपका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो रहा है तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हमारी कहीं ना कोई कमी रह रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप चाहें तो तैयारी में पुनः पुरजोर कोशिश करके आप लोग फिर जुड़ सकते हैं। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वैकेंसी आने वाली है जिसकी सूचना भी मैं आपको दे चुका हूं और वो सूचनाएं इस प्रकार से हैं। आपको मैं दोबारा बता दूं, क्या CUT जेट फाउंडेशन का जो हमने पहला बैच है ना कि एक साल भर वाला बैच स्टार्ट कर रहे हैं, वो उसका रजिस्ट्रेशन 1 तारीख से स्टार्ट होगा और 3 तारीख से क्लास चालू हो जाएंगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करें तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पहले है क्या कि जो बैच चल रहे थे वो ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे। साथ में क्या है कि जो नया बैच बिल्कुल फ्रेशर आ रहा है, जो बच्चे अभी 12th का एग्जाम देने के पश्चात जिन्होंने क्रैश कोर्स का एग्जाम दिया है, अगर वो बच्चे भी तैयारी करना चाहे तो उनके लिए नया बैच 1 जुलाई से स्टार्ट कर रहे हैं। पता आपके सामने है, जूडियो शोरूम के सामने नियर रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर। मोबाइल नंबर है जिससे आप व्यक्तिगत रूप से भी क्या है कि पता कर सकते हैं 7976973329 8741890585। बच्चों आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो, आप अच्छे से अच्छी जगह कॉलेज में एडमिशन लें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपके सामने अब विदा लेता हूं। धन्यवाद।